हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीरू। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो आज हमारा पॉलिटी का पहला प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि पॉलिटी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, और हम उन टॉपिक पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि पहला टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। नेक्स्ट है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हमारा है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली और संघ प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय राज्य संबंध। और इसके बाद नेक्स्ट है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। तो दोस्तों इन टॉपिक से हमारे पॉलिटी में क्वेश्चंस आएंगे, और मैंने इन्हीं टॉपिक से सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट रहने वाला है। तो बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो दोस्तों आपको बताना है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो देखते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। और बात करें कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस एंड स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो दोस्तों ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन योजना में थे, और इन्होंने कहा इस योजना के तहत 389 सदस्य निर्वाचित किए जाएं, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 सदस्य देसी रियासत के थे और 4 सदस्य कमसनी क्षेत्र से यानी संघ प्रदेश से थे। और इसमें दोस्तों 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थीं। ये महिलाएं इन सदस्यों से अलग निर्वाचित की गई थीं, जिसमें दोस्तों एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल। तो दोस्तों इनसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना में एक मुस्लिम महिला निर्वाचित की गई थी, उसका नाम क्या था। तो आप बताएंगे बेगम एजाज रसूल। दोस्तों बात करें संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, ये आप याद रखेंगे। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। तो आप याद रखेंगे भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, आप बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट हमारा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो आप बताएंगे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में की गई, और इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आप याद रखेंगे कि इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता रहता है। नेक्स्ट हम बात करें BN राव। तो दोस्तों BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। दोस्तों बात करें संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट को आप साथ में नोट जरूर करें। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। जैसा कि हमने पहले देखा स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप समझ ही गए होंगे। तो बात करें हम 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे, और सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप बताएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखते हैं दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी थी और संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गई और इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। दोस्तों, प्रारूप समिति में और भी सदस्य शामिल थे। तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना गया है? तो दोस्तों, आप बताएंगे। भारतीय संविधान का 86वां संविधान संशोधन, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, जिसे एक मौलिक अधिकार बनाया गया और सन 2002 में भारत के संविधान में भाग 3 के अंतर्गत 86वें संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार का रूप दिया गया, जिसमें एक नया लेख 21A डाला गया और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 20 की बात करें तो इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बताता है और अनुच्छेद 22 की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र अवगत कराएं। अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें प्राणदैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता है और किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित न किया जाए, ये संविधान के अनुच्छेद 21 में बताया गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो दोस्तों, सभी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी को नोट करते रहें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। तो आपको बताना है प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A के तहत दी गई है और अनुच्छेद 19B की बात करें तो अनुच्छेद 19B में बिना हथियार के जुलूस निकालने व सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और अनुच्छेद 19C की बात करें तो इसमें संघ या संगठन की स्वतंत्रता प्रदान करता है और अनुच्छेद 19D की बात करें तो 19D भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19E की बात करें तो 19E में भारत के राज्य क्षेत्रों में निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19F की बात करें तो 19F संपत्ति का अधिकार है, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19A के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता है। तो आप ये बात याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो आपको बताना है पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 में पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों, आप बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। तो बात करें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार को मूल अधिकारों के रूप में मान्यता सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अगस्त 2017 में प्रदान की गई थी। तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो दोस्तों, आपको बताना है दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं। दोस्तों, बात करें 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है और वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था ये, और
अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान निर्धारित करता है ये। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दल बदल से संबंधित अनुसूची आपकी 10वीं अनुसूची है। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो दोस्तों आपको बताना है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली आपकी इंग्लैंड से ली गई है और इसके साथ साथ विधि का निर्माण और एकल नागरिकता, ये सभी विशेषताएं जो इंग्लैंड से ली गई हैं। इसके साथ बात करें संघीय प्रणाली, इसे संघीय व्यवस्था भी कहते हैं, जो कनाडा से ली गई है। मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और प्रस्तावना का प्रारूप ये भी अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार न्याय की स्वतंत्रता ये भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं हटाने की विधि ये सभी अमेरिका से लिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। अब नेक्स्ट हम अगर बात करें, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है और इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय भी कहा गया है। दोस्तों खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता रहता है कि भारतीय संविधान को आत्मा किसने कहा या फिर हृदय किसने कहा, तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। बात करते हैं दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था और उद्देश्य प्रस्ताव अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक ही बार संशोधन हुआ है और इसमें 3 नए शब्द जोड़ दिए गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़ दिए गए थे। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से ऐसे 3 शब्द हैं जो संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए, तो आप बताएंगे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान को किस दिन पूर्णता से लागू किया गया? तो दोस्तों आपको बताना है भारतीय संविधान को कौन से दिन पूर्णतया लागू किया गया। तो दोस्तों संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया और 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो गया था। इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इस कारण इसे 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में पूर्णतः लागू किया गया। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मत देने का अधिकार होता है? तो दोस्तों बताना है आपको
दोस्तों, भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हर व्यक्ति को स्वीकारते हुए अमीर गरीब, जाति संप्रदाय, स्त्री पुरुष इन सभी के अंतर को मिटाते हुए प्रत्येक वयस्क नागरिक को देश की सरकार बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनाव करने के लिए मत देने का एक अमूल्य राजनीतिक अधिकार दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक अधिकार है। तो दोस्तों, मत देने का आपका राजनीतिक अधिकार है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नीति निदेशक सिद्धांत है। तो दोस्तों, आपको बताना है नीति निदेशक सिद्धांत क्या है। तो बात करते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के लिए नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है और नीति निदेशक सिद्धांत सरकार को दिए गए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं ताकि उसके अनुसार काम कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकें। लेकिन निदेशक सिद्धांत बाध्य योग्य सिद्धांत नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, नीति निदेशक सिद्धांत की बात करें कि ये कहाँ से लिया गया, तो नीति निदेशक सिद्धांत आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति निदेशक सिद्धांत बाध्य योग्य नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, आपको बताना है भारतीय नागरिकों के लिए एक समान संहिता का किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो दोस्तों, बात करें, अनुच्छेद 44 राज्य से अपेक्षा करता है कि वह सभी नागरिकों के लिए एक समान संहिता का निर्माण करे और समान नागरिक संहिता का मतलब ये है कि समान नागरिक कानून सबके लिए समान लागू होना चाहिए, फिर चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म जाति समुदाय से संबंधित हो। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44। अब हम नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 ये कहता है कि राज्यों को निर्देश दिया गया है इसमें कि वे ग्राम पंचायत की स्थापना करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनुच्छेद 42 और 43 की, तो इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य के कामगारों को निर्वाह, मजदूरी, जीवन स्तर तथा अवकाश के पूर्ण उपयोग के लिए सामाजिक अवसर उपलब्ध कराए। ये अनुच्छेद 43 और 42 कहता है दोस्तों। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, आप बताएंगे मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित हैं। तो दोस्तों, मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार पूर्ण सिंह समिति के सुझाव पर संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A जोड़कर मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। दोस्तों, ये बात आप याद रखेंगे कि वर्तमान में हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन मूल संविधान में हमारे मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। नेक्स्ट अगर हम देखें, मूल कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो मूल कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ रूस से लिया गया है, ये बात आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश से प्रेरित है। तो दोस्तों, आपको बताना है भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश से प्रेरित है। तो बात करते हैं, भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है और संविधान के अनुच्छेद 74 से 75 में केंद्र सरकार की संसदीय व्यवस्था है और अनुच्छेद 163 से 174 राज्यों की व्यवस्था है। तो दोस्तों, ये बात आप याद रखेंगे कि केंद्र अनुच्छेद 74 और 75 में है और राज्य की व्यवस्था अनुच्छेद 163 से 164 तक है। अब हम नेक्स्ट बात करें कि भारत में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो भारत में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। तो भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश से प्रेरित है, आप बताएंगे ब्रिटेन से। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। तो दोस्तों, आपको बताना है भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। दोस्तों, बात करते हैं, भारतीय संघ की शक्ति संसद और विधानमंडल के सदनों में निहित है
और भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी होती है। बात करें संसद में, निम्न सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। दोस्तों यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं कि निम्न सदन को क्या कहते हैं या उच्च सदन को क्या कहते हैं। तो निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। भारतीय संघ की शक्ति संसद में निहित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों आपको बताना है राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। दोस्तों बात करें मुख्यमंत्री की कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। और वर्तमान में यूपी के राज्यपाल कौन हैं, तो आपको बताना है आनंदीबेन पटेल। और यूपी के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ। और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो दोस्तों उप मुख्यमंत्री 2 लोग हैं, श्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों लोग उप मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। तो राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, आप बताएंगे राष्ट्रपति। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? तो दोस्तों आपको बताना है वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है। दोस्तों बात करें विधान परिषद की तो राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। और वर्तमान में विधान परिषद भारतीय संघ के केवल 6 राज्यों में कार्यरत है। कौन कौन से राज्य हैं देखते हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में कार्यरत है। दोस्तों विधान परिषद एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो दोस्तों इन सभी पॉइंटों को आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है संविधान की राज्य सूची में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विषय नहीं है। तो दोस्तों राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची उन विषयों का वर्णन करती है जिन पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है और ऐसे कानून प्रत्येक राज्य के क्षेत्र के अंदर संचालित होते हैं। और भारत के संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान है और इन सभी विषयों को 3 सूचियों में बताया गया है। कौन कौन सी सूची है देखते हैं। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। दोस्तों राज्य सूची में राज्यों के विषय का वर्णन मिलता है और संघ सूची में केंद्र के विषय का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में केंद्र प्लस राज्य के संयुक्त क्षेत्राधिकार में आते हैं, मतलब इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने कानून बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब ये है कि मत्स्य, कृषि, सट्टेबाजी ये सभी राज्य सूची का विषय है और बीमा ये आपका केंद्र सरकार सूची का विषय है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है, ये राज्य सूची का विषय नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? तो दोस्तों आपको बताना है केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है। दोस्तों भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में भारत सरकार अपना सीधे सीधे कानून बना सकती है और अपना शासन चला सकती है। दोस्तों अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करते हैं। तो दोस्तों इन्हीं के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों पर शासन चलाया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। तो केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है, आप बताएंगे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 24। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। दोस्तों भारत में अब तक
कुल वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित 49 न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। और इसमें न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो आप बताएंगे कौन है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं आपके यू ललित, इनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एच.जे. कानिया। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आप बताएंगे एच.जे. कानिया। और वर्तमान में हैं आपके यू ललित। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो दोस्तों आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। दोस्तों पहली बार भारत में 3 जजों ने 31 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, जिसमें जस्टिस बी नागरत्न, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी हैं, जिन्होंने पहली बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। दोस्तों अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो आपको बताना है लीला सेठ। दोस्तों ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने लंदन में बार परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एम फातिमा बीवी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो आपको बताना है एम फातिमा बीवी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 26। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों आपको बताना है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सीमा आयु 60 वर्ष तक होती है, ये बात आप याद रखेंगे। और इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, आप बताएंगे 25 उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों आज की क्वेश्चन सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग पूरी क्लास देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी आज की ये क्लास। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी और इसी कारण इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है एलएम सिंघवी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित समिति है और इसे 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। दोस्तों एलएम सिंघवी समिति का अध्यक्ष भी चुना गया था, यही इसकी अध्यक्ष थी। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट है कि अशोक मेहता समिति को कौन सी व्यवस्था कहते हैं। तो दोस्तों अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी और बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलएम सिंघवी समिति। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम है एलएम सिंघवी समिति। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको बताना है वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। दोस्तों मूल अधिकारों की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है। दोस्तों भारत के मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो दोस्तों अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों बात करें 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो पहला है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, आप याद रखेंगे। और किस मूल अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद का वर्णन है, तो दोस्तों ये सभी डिटेल में जानने के लिए आप हमारी लास्ट स्क्रीन में एक वीडियो मिलेगी आपको संविधान की, तो आप वो देख लीजिएगा, उसमें विस्तार से समझाया गया है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, संपत्ति का अधिकार है। तो दोस्तों आपको बताना है संपत्ति का अधिकार क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया है, जिसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है अब। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 का। दोस्तों आइए था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आप बताएंगे कैसी लगी आज की है क्लास। दोस्तों अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो अगर आई है तो आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।